बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड और उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसे समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राई कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राई है, उसको आपने सॉल्व करना है। और उन्होंने ना क्वेश्चन में तीन चीजें हमें बताई हुई हैं। एक उन्होंने एंगल बताया हुआ है और दो साइड्स बताई हुई हैं। तो इसको आप यूं समझें कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राई है तो हम ना एक ट्राई एंगल बनाएंगे। अब इसकी हमारी मर्जी है कि इसकी डायरेक्शन हम बेशक इस साइड पर बना लें या इसको हम दूसरी तरफ बना लें, तो जिस साइड पर मर्जी बना लें। तो इसका एक जो एंगल है ना वो 90 डिग्री का होना चाहिए। जिस टाइम यूं बॉक्स सा बना दिया जाता है ना, डब्बा बना दिया जाता है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। उन्होंने ना क्वेश्चन में कहा था कि जो हमारी ये ट्राई एंगल है वो क्या राइट है। राइट का मतलब 90 डिग्री वाली है, तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पर ना 90 डिग्री हमने लिखना है। अच्छा, अब ये उन्होंने क्वेश्चन में भी बताया हुआ है कि एंगल सी 90 डिग्री के बराबर है। तो आपने फिर इस जगह पर ना सी लिख लेना है। तो ए और बी नहीं लिख सकते हैं, तो जहां पर 90 होगा 90 की जगह पर हमने क्या लिखना है, सी लिखना है। अब हमारी मर्जी है, बेशक ए इधर लिखें या ऊपर लिखें, इन दोनों में से ना किसी एक जगह पर हम ए लिख सकते हैं और एक जगह पर हमने बी लिखना है। तो ये हमारी अपनी मर्जी है। तो इस जगह पर ना नीचे मैंने ए लिख लिया। अब उसके बाद ना फिर मुझे बी इस तरफ लिखना पड़ेगा। तो अब ये हमारे पास ना एक ट्राई एंगल बन गई है और उस ट्राई एंगल का नाम क्या है जी, ABC। और उस ट्राई एंगल के अंदर जो एंगल सी है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो इस जगह पर क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। अच्छा, अब ना ए के जो ओपोजिट साइड होगी ये एंगल है, समझो इस जगह पर ना एंगल बनेगा। इसका मैं अगर कलर चेंज कर देता हूँ फिर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मसलन मैं ये कह रहा हूं कि इस जगह पर जो एंगल होगा ना वो क्या होगा, एंगल ए। इस जगह पर एंगल ए बनेगा। और एंगल ए के बिल्कुल जो सामने साइड होगी, ओपोजिट साइड होगी, उसको हम कहेंगे छोटा ए। यानी कि ए के सामने वाली साइड क्या होती है, छोटा ए। इसी तरह अगर मैं बी वाली जो साइड है उसकी बात करूं, मसलन मैं यहाँ से ना एक साइड ले लेता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ जी बी का। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा ना उसका नाम होगा एंगल बी। एंगल बी इस जगह पर बनेगा और एंगल बी के या बी के जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड होगी ना वो स्मॉल बी के बराबर होगी। इसी तरह ये जो सी है ना, सी के जो ऑपोजिट साइड होगी उसका नाम होगा स्मॉल सी। मसलन ये जो सी है इसके बिल्कुल जो ऑपोजिट साइड बनेगी इसका नाम क्या होगा, स्मॉल सी होगा। तो इस तरह ना हम ABC खुद लिखते हैं। तो ये हमने ना अपनी हिसाब से ना इनको लिख लेना होता है। तो इसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया लिखने का। तो लिखने का इसका यही तरीका है कि आपने सबसे पहले एक ट्राई एंगल बना लेनी है और जो 90 डिग्री उधर आपने सी लिखना है और बाकी एक साइड पर ए लिख लें और एक कोने पर आपने बी लिख लेना। तो फिर ए के जो ऑपोजिट साइड होगी वो स्मॉल ए होगी, बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी और सी के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी होगी। अच्छा, अगर ऊपर हमने ए लिखा होता तो फिर स्मॉल ए इधर आना था, तो फिर बी इधर होगा तो बी का ऑपोजिट साइड पर स्मॉल बी इधर आ जाना था, बाकी सी ने अपनी जगह पर रहना था। अच्छा, अब इसके अंदर ना वो ये कह रहे हैं कि स्मॉल ए जो है ना वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी कि ये जो ए है, ए की वैल्यू कितनी है जी, 4 सेंटीमीटर। तो ए के सामने हम क्या लिख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर। और फिर उन्होंने क्या, जो स्मॉल सी है उसकी वैल्यू है 4 × स्क्वायर रूट 2। यानी कि 4 और साथ जो रेडिकल साइन के अंदर 2 लिखा हुआ है, ये इतने सेंटीमीटर जो है ना ये सी की वैल्यू है। तो ये हमारे पास ना तीन चीजें हमारे पास हैं। नंबर 1 के ऊपर हमारे पास कौन सी चीज है जी, ये जो एंगल सी है ये हमारे पास इसकी वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू हमें पता है और स्मॉल सी की वैल्यू हमें पता है। और तीन चीजें हमने ना मालूम करनी है। वो तीन चीजें कौन सी हैं, दो एंगल और एक साइड। तो एक ट्राई एंगल में ना टोटल 6 चीजें होती हैं। तो वो 6 चीजें कौन सी होती हैं, मसलन एक ए है, एक बी है, एक सी है, यानी कि ये साइड्स होती हैं। फिर एक होता है एंगल ए, एक होगा जी एंगल बी और एक होगा एंगल सी। बाज़ औक़ात ना इनको हम यूं भी कहते हैं, अल्फा बीटा और गैमा भी इनका नाम होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने वैसे ही लिखा हुआ है एंगल सी, तो इस वजह से इसको हम गैमा नहीं कहेंगे, इसको हम एंगल सी का ही नाम दे लेंगे।
तो बाद औक़ात ना ये अल्फा बीटा गैमा लिखा होता है। तो अब इन छह में से ना तीन का हमें पता है, वो तीन चीजें कौन सी हैं? एक हमें स्मॉल ए का पता है, और स्मॉल सी का पता है, और जो कैपिटल सी है, एंगल सी है, इसका हमें पता है। तो बाकी ये जो तीन चीजें हैं ना, ये हमने मालूम करनी है। स्मॉल ए यानी कि एंगल ए, स्मॉल बी और एंगल बी, ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी है। अब इन्हें ना हम इधर सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इनको मालूम किया जाएगा, फिर आपको इनकी समझ आ जाएगी। ये इस हिसाब से ना ट्राई बनेगी, जिस तरह ये मैंने भी ट्राई बनाई है ना, सेम इस तरह आपने ट्राई बना लेनी है। अब इसके ऊपर हम ना फार्मूले जो है ना वो लगाते जाएंगे। तो इधर मैं आपको बता देता हूँ, मसलन हमारे पास एक ये साइड है और एक ये साइड की वैल्यू है। अगर ये दो साइडें हमारे पास हो ना, तो हम साइन थीटा लगा लेते हैं, क्योंकि हमें पता साइन थीटा इस तरह लगता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो जब हम साइन थीटा लगाएंगे, तो वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। तो इस तरह ना हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये जो एंगल थीटा है ना, जो इस जगह पर होता है एंगल थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और वहां से हमें पता है एंगल थीटा किसके बराबर होगा? एंगल ए के बराबर होगा। वहां से हमारे पास ना ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर हम यूं लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? एंगल ए। ये किसके बराबर है? बी सी। बी सी किसके बराबर है? बी सी बराबर है स्मॉल ए के, और स्मॉल ए की वैल्यू क्या है जी? 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, उसके बाद ए सी लिखा है, ए सी किसके बराबर है? ए सी बल्कि ए बी, इधर ना थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, ये बी सी और इधर हमने लिखना था ए बी। ये वाली साइड क्या है? ए बी। ए बी किसके बराबर है? स्मॉल सी के, और स्मॉल सी की कितनी वैल्यू? 4 × √2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। यहां से हमारे पास ना साइन एंगल ए जो है वो बराबर आ जाएगा 1 × √2। फिर एंगल ए इधर ही रहेगा, साइन दूसरी तरफ आके हो जाएगा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 1 / √2। तो साइन की ये वैल्यू कब आती है? वो हमें पता है 45 डिग्री पर आती है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि एंगल ए जो है वो किसके बराबर है जी? 45 डिग्री के बराबर है। तो अब इस जगह पर ना हम ये कह सकते हैं कि हमें पता है जो ट्राई एंगल है ना, इसके जो तीन एंगल होते हैं, एंगल ए जमा एंगल बी और जमा एंगल सी, इन तीनों एंगल्स का अगर हम सम करें तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा, एंगल ए किसके बराबर है? 45 डिग्री के। एंगल बी का हमें पता नहीं है। एंगल सी किसके बराबर है? 90 डिग्री के। तो ये किसके बराबर आ गया जी? 180 डिग्री के। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे 135 होगा। 135 ने दूसरी तरफ आकर क्या हो जाना है? माइनस हो जाना। तो यहाँ से एंगल बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा जी? 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ना, ये भी किसके बराबर आ जाना है? 45 डिग्री के बराबर आ जाना है। और ये वाला भी एंगल जो ए है, इसने भी किसके बराबर आना जी? 45 डिग्री के बराबर आ जाना। अच्छा, अब दो एंगल तो हमने निकाल लिया, अब नीचे वाली जो साइड है ना वो भी हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, उसको मालूम करने के लिए ना हम एक यूं ट्राई एंगल बना लेंगे। हम कहेंगे जी हमारे पास ये जो ट्राई एंगल है, इसका ये एंगल कितने के बराबर है जी? 45 डिग्री के बराबर है। जो ऊपर वाली साइड है वो किसके बराबर है? ये जो सामने वाली साइड है, ये साइड 4 के बराबर है। और नीचे वाली साइड का हमें नहीं पता, वो बी के बराबर है। तो इस जगह पर ना हम टैन थीटा लगा सकते हैं। तो टैन थीटा, थीटा से इधर क्या मुराद है? 45। तो टैन 45 बराबर आ जाएगा 4/बी। ये परपेंडिकुलर है और नीचे बेस है। तो यहाँ से जो टैन 45 है, इसकी वैल्यू होती है 1। टैन 45 किसके बराबर होता है जी? 1 के बराबर होता है। 4/बी। अब ये बी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, b × 1। ये किसके बराबर है? 4 के। तो यहाँ से बी का जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा? 4। तो ये वाली साइड सेंटीमीटर में थी, तो ये वाली भी साइड किस में होगी? सेंटीमीटर में होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे वाली साइड है ना, इसका भी जवाब कितना आना है? 4 सेंटीमीटर आना है। तो यही सेम इसी तरह ना ये क्वेश्चन इस जगह पर किया हुआ, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले ये डायग्राम आपने बना लेनी है क्वेश्चन के मुताबिक। उसके बाद हमने क्या करना है, जो साइन थीटा है ना वो लगाएंगे। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये वाली साइड डिवाइडेड बाय ये वाली साइड करेंगे। तो यहां से हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा? एंगल ए का आ जाएगा, क्योंकि इस जगह पर एंगल ए था, क्योंकि ये थीटा के बराबर था।
तो यहाँ से थीटा जो कि बराबर था एंगल ए के, उसको हम मालूम कर लेंगे साइन थीटा लगा के। उसके बाद हमें पता है कि ट्राइंगल की तीन साइड का सम करें वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ए की वैल्यू भी हमारे पास है, सी की वैल्यू भी है, ये दो वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से फिर हमारे पास एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने एक साइड मालूम करनी थी, ये नीचे वाली साइड। उसके लिए हमें tan थीटा का फार्मूला लगाना पड़ेगा, वहां से हम ना इसकी जो साइड है वो मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि आपने एक ट्राई एंगल बनानी है, और उस ट्राई एंगल का नाम क्या है, PQR। तो ये अगर मैं एक ट्राई एंगल बनाऊं, तो ये सारी ट्राइंगल्स ना राइट एंगल हैं, तो इस वजह से ना इस जगह पर 90 डिग्री बनेगा। तो ये 90 डिग्री की हमने ना एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली, जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। अब जो 90 डिग्री है ना, उस जगह पर हमने क्यू लिखना है। क्यों क्यू क्यों लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है कि एंगल क्यू किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। फिर अब हमारी मर्जी है कि पी ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें, जिस जगह पर मर्जी लिख लें। तो पी को मैंने इधर लिखा और आर को इधर लिख लिया है, तो ये एंगल ट्राई एंगल PQR बन गई। अब जो एंगल पी है ना, ये किसके बराबर है जी, 60 डिग्री के बराबर है। तो एंगल पी 60 हो गया, एंगल क्यू 90 हो गया। अब पीछे जो चीजें हमने मालूम करनी है वो कौन कौन सी हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। कि मसलन है, एक तो हमने ये वाला एंगल मालूम करना है जो कि एंगल आर है। फिर हमने पी के सामने जो साइड होगी ना, इसको हम कहेंगे जी स्मॉल पी का नाम दे लेंगे, इसको हम स्मॉल क्यू का नाम बेशक दे लें, और इसको हम स्मॉल आर का नाम दे लें। तो ये जो है ना, ये हमने मालूम करनी है। या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि हमने ना पी क्यू जो है, एक पी क्यू जो कि आर के बराबर है, फिर जो क्यू आर है जो कि पी के बराबर है, इसको हमने फाइंड करना है। एक पी आर जो कि क्यू के बराबर है, उसको फाइंड करना है। अच्छा, अब उन्होंने ना क्वेश्चन में बताया जो पी क्यू है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है जी 4 × √3 के बराबर है। ये पी क्यू की वैल्यू है जो कि आर के बराबर है। आपकी मर्जी है, आर लिखना है तो लिखा रहने दें, नहीं लिखना तो आप इसको वैसे ही पी क्यू का नाम दे लें। तो ये आपकी मर्जी है कि लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना है तो आपकी मर्जी है। तो इसको हम यूं कहेंगे कि एक तो हमने एंगल आर मालूम करना है, उसके बाद हमने जो क्यू आर है इसको फाइंड करना है जो कि पी के बराबर है। बेशक आप पी ना लिखें, आप वैसे ही कह दें कि हमने क्यू आर मालूम करना, फिर आप कहें जी हमने जो पी आर है ये हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास ना जो चीजें गिवन थी वो हमने उनके मुताबिक डायग्राम बनाई और बाकी इसको हमने लिख लिया। अच्छा, अब अगर दो एंगल गिवन हो ना, तो तीसरा एंगल निकालना हो तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। अगर दो एंगल गिवन हो, तीसरा एंगल निकालना हो, तो फिर हम ये फार्मूला लगाते हैं कि तीनों एंगल्स का सम वो बराबर है 180 डिग्री के। अब वो जो तीन साइडें हैं ना, वो कौन कौन सी हैं जी, एक तो एंगल पी है, एक क्यू है, एक आर है। जो एंगल पी है वो क्वेश्चन में हमें पता है वो किसके बराबर है जी, 60 डिग्री के बराबर है। एंगल जो क्यू था वो 90 डिग्री के बराबर था, और बाकी ये हमने फाइंड करना, आर को फाइंड करना, और इनका सम 180 के बराबर होता है। अब इनको अगर हम जमा करें, 150 आएगा, 150 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 150 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह हमने ना एंगल आर जो है ना वो फाइंड कर लिया। अच्छा, अब हमने ना साइडें इसकी मालूम करनी है, दो जो साइड्स है ना उनको मालूम करना है। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सा फार्मूला लगाया जा सकता है। देखो, ये हमारे पास जो ट्राई एंगल है ना, इसकी सिर्फ हमारे पास ना निचली साइड है, ये वाली साइड है, और इसका भी हमें पता है ये 60 डिग्री है। अच्छा, अगर तो हम लगाएं ना कास थीटा, तो फिर ये दो चीजें हम ना इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर हम लगाएं टैन थीटा, तो फिर ये वाली दो इस्तेमाल होंगी। तो टैन थीटा लगा के ये वाली साइड मालूम की जा सकती है, और कास थीटा अप्लाई करके ये वाली जो साइड है ना इसको मालूम किया जा सकता है। तो अब किस तरीके से इसको करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मसलन अगर मैं टैन थीटा लगाता हूँ, तो टैन थीटा के लिए ना सिर्फ हमें क्या चाहिए, ये वाली दो साइडें चाहिए होती हैं। तो हम यूँ लिखेंगे, हम कहेंगे जी टैन थीटा, और इधर थीटा किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। वो किसके बराबर है, इसको अगर मैं नाम दूं जी पी, इसको मैं नाम देता हूँ क्यू का, और इसको मैं नाम देता हूँ आर का। फिर मैं कहूंगा जी टैन थीटा बराबर है क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू के बराबर है। अब टैन 60 डिग्री ये बराबर होता है स्क्वायर रूट 3 के।
ये वैल्यूज याद रखनी है। और फिर जो हमारे पास क्यू आर है, इसको तो हमने फाइंड करना है, इसको इसी तरह लिखा रहने देंगे। और जो पी क्यू है, ये नीचे वाली साइड, ये किसके बराबर है? 3 × √4 × √3 के बराबर है। अब हमने ना क्यू आर की वैल्यू निकालनी, ये चीज इधर डिवाइड हो रही है, इसने इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाना, √3, 4 × √3, ये किसके बराबर आ गया जी? क्यू आर के बराबर आ गया। अब 4 को बाहर लिखा रहने देंगे, √3 एक बार लिख के इसकी पावर 2 लिखेंगे, ये क्या है जी? क्यू आर। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 ने जब 3 से मल्टीप्लाई होना तो इसने हो जाना 12। 12 किसके बराबर आ जाएगा जी? क्यू आर के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हमें ये पता चलेगा, ये जो इसका परपेंडिकुलर है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई जी? 12 आ गई। अच्छा, अब हमारी मर्जी है, अगर हम चाहें तो ये दो चीजें ऊपर से इस्तेमाल करके, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को इस्तेमाल करें, तो साइन थीटा हम इस्तेमाल करके ये साइड मालूम कर सकते हैं। अगर निचली साइड और इस साइड को इस्तेमाल करें तो कास थीटा को हम इस्तेमाल करके ये जो साइड है ना, ये निकाल सकते हैं। तो ये जो हमने ना क्वेश्चन, ये कास थीटा की मदद से किया हुआ है। ये साइड पर लिखा हुआ है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस किसके बराबर है? पी क्यू के। और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? पी आर के बराबर है। तो इस के फार्मूले के मुताबिक ना हमने हल किया, तो थीटा किसके बराबर है जी? 60 डिग्री। ये वाला 60 इधर पुट कर दिया। पी क्यू की वैल्यू कितनी है जी? 4 × √3, वो इधर लगाई। अब इनकी वैल्यूज लगा देते हैं। cos 60 बराबर होता है 1/2 के। अब ये जो पी आर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले स्टेप में ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसने इधर आकर मल्टीप्लाई होना है। फिर इस 4 और 2 ने आपस में मल्टीप्लाई होना है। तो जब 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, √3, ये जो 7 आ रहा है। तो इस तरह हमने ना जो दो साइड्स हैं वो हमने फाइंड किए हैं। तो ऊपर ये हमने ना tan थीटा का फार्मूला लगाया है। ये इस जगह पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे नीचे ये देखें, ये हमने ना सबसे पहले tan थीटा का फार्मूला लगा के हमने वैल्यू निकाली है। कितनी निकाली थी? 12 निकाली थी। ये देखें, इसको इसी तरह हमने सॉल्व करते आए। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तो ये देखिए, ये हमारे पास आंसर इसका कितना आ गया था? 12 आया था। तो इस तरह ना ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जी? पी क्यू आर। आर जो है 90 डिग्री के बराबर है, पी आर 8 के बराबर है, और जो आर क्यू है वो 8 के बराबर है। अच्छा, अगर मैं यूं ट्राई एंगल बनाऊं, तो ये हमने 90 डिग्री वाली बनानी है। अब हमें ये पता है 90 डिग्री किसके ऊपर है? आर के ऊपर। इधर हम क्या लिख देंगे? आर। बाकी पी और क्यू है, उसको जिधर मर्जी लिख लें। तो पी मैं इधर लिख लेता हूँ, क्यू को मैं इधर लिख लेता हूँ। अब इधर देखते हैं जी, पी आर, ये पी आर किसके बराबर है? 8 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर लिखा हुआ है आर क्यू, यानी कि ये वाली साइड, ये भी साइड किसके बराबर है जी? 8 सेंटीमीटर के बराबर है। अब जो हमने चीजें मालूम करनी है वो कौन कौन सी हैं? तो अगर इस जगह पर हम देखें, वो जो चीजें हमने मालूम करनी है, नंबर एक, ये वाला एंगल मालूम करना है। इस एंगल का क्या नाम है? एंगल पी। एक तो हमने एंगल पी को फाइंड करना है, फिर एक ये वाला एंगल मालूम करना है। और ये एंगल क्या है? एंगल क्यू है, कि एंगल क्यू को भी हमने फाइंड करना है। और उसके बाद ये जो साइड है, ये हमने मालूम करनी है। इस साइड का नाम क्या है जी? पी क्यू। तो जो साइड पी क्यू है उसको मालूम करना है। तो हमारे पास ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, और ये क्या है? साइड है। तो क्वेश्चन में हमारे पास एक साइड गिवन थी, एक एंगल गिवन था, और दो साइड्स गिवन थी। ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये एंगल है। तो बाकी दो एंगल हमने निकालने और एक साइड हमने मालूम करनी है। तो अब इसको मालूम करने के लिए ना हम सबसे पहले ना tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा क्यों लगाएंगे? उसकी वजह यह है कि हमारे पास ना दो साइड्स अगर हमारे पास अगर हों, तो हम बड़े आसानी से ना एंगल निकाल सकते हैं। वो किस तरीके से, मैं आपको ये दिखाता हूँ। मसलन ये हमारे पास अगर यूं डायग्राम बनी हो, ये साइड और ये साइड हमारे पास गिवन है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, और ये एंगल है। अब ये हम कहेंगे जी tan थीटा जो है वो किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के बराबर है। ये परपेंडिकुलर है और नीचे क्या? बेस है। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/8, वो 1 के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ से अगर हमने थीटा निकालना हो, हाँ जी, पैथागोरस थ्योरम लगा के भी ना हम इसको कर सकते हैं। जब वो हमने तीसरी साइड निकालनी होगी ना, उसके अंदर हम पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।
तो ये इधर आके हो जाएगा जी tan−1। तो tan−1 किसके बराबर है जी, 45 डिग्री के बराबर है। तो जो पैथागोरस थ्योरम होता है ना, वो राइट एंगल ट्राई पर लगता है। तो ये भी एंगल क्या है जी, राइट एंगल ट्राई है। तो ये ट्राई एंगल भी राइट एंगल है। इस वजह से ना हम पैथागोरस थ्योरम लगा के ये तीसरी साइड निकाल सकते हैं। अच्छा, वो किस तरह, मैं अगर कहूँ जी ये वाली जो साइड है ये क्या है जी, PQ है। तो PQ की अगर हमने वैल्यू निकालनी हो, तो PQ का स्केयर वो किसके बराबर होगा जी, इन दोनों का स्केयर के बराबर होगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 8 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 64 + 64 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब इसका ना हमने स्केयर लेना है, यानी कि स्केयर रूट लेना है, क्योंकि ऊपर से हमने स्केयर खत्म करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा PQ। अब ये ना किसी चीज का ना इस तरह ना पूरा स्केयर रूट बनता नहीं है। अगर तो होता ना 121, वो बन जाना था, 11 का बन जाना था। तो इस जगह पर ना ये अब मुकम्मल बन नहीं रहा है, तो फिर इसको ना थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। वो किस तरीके से, मसलन हम ये देखेंगे ये 12 के टेबल यानी कि 4 के टेबल पर सॉल्व होता है या नहीं होता। ये देखो, 4 3 टाइम्स कितना होता है, 12, और फिर 4 2 टाइम्स 8 होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम यूं लिख सकते हैं, 4 × 32 इसको लिखा जा सकता है। अच्छा, अब ये जो 4 है ना, ये इसका जब स्क्वायर रूट अलहदा करेंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा जी, 32 आ जाएगा। ये अभी ना मजीद भी सॉल्व हो सकता है। अच्छा, वो किस तरीके से, इसको अगर हम देखें कि 4 के टेबल के ऊपर जो 32 है वो कितनी बार आता है जी, हाँ जी, 4 जो है ना वो कितने बार होता है जी, 8 टाइम्स होता है। तो इसको फिर यूं लिखेंगे, 4, और ये जो 4 है इसने किस में चेंज हो जाना है, 2 में, और ये जो स्केयर रूट 8 है इसने अंदर रह जाना। तो फिर ये 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से ना हम इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। अब इसको अगर हम चाहें ना, इसको मजीद भी अभी सॉल्व किया जा सकता है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2। तो फिर 4 ने क्या किस में तब्दील हो जाना है, 2 में, और ये वाला स्केयर रूट 2 बाहर रहेगा। तो ये 4 2 * 8 और 7 स्केयर रूट 2। तो अब ये देखें, ये जो हमारे पास आंसर आया, ये PQ का यही नहीं आया, 8 × स्केयर रूट 2। तो इधर भी हमारा क्या आंसर आया, 8 × स्केयर रूट 2। तो ये जरा थोड़ा सा ना लेंथी हो गया, यानी कि अगर इसको आप देखेंगे ना, ये थोड़ा सा लेंथी काम है। अगर इसको हम एंगल की मदद से सॉल्व करें, यानी कि साइन थीटा की मदद से सॉल्व करें, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम कहते हैं जी, ये देखें जी, हमारे पास जो ट्राई एंगल है ना, इसका ये जो एंगल अभी हमने जो फाइंड किया है, ये कितना है जी, 45 डिग्री है। अच्छा, ये साइड किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ये साइड का हमें पता नहीं है, ये वाली साइड जो है ना, मैं कहता हूँ ये PQ है, इसको हमने फाइंड करना है। तो इस के ऊपर ना हम यू साइन थीटा लगा लेते हैं। हम कहते हैं जी sin 45 डिग्री, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसके बराबर है, 8 के बराबर है। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, PQ के बराबर है। अच्छा, अब sin 45 कितना होता है, 1/√√2 होता है, और 8 × PQ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, PQ इस साइड पर आ जाएगा, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होके यही चीज रहेगी, और ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसने इस साइड पर आ जाना है। तो ये देखिए, ये बड़े आसानी से ना इसका जवाब आ गया है। तो ये अब आपकी मर्जी है, बेशक इसको आप पैथागोरस थ्योरम के साथ सॉल्व कर लें, या ये साइन थीटा का जो फार्मूला है ना उसकी मदद से भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। दोनों मेथड ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। तो इसके अंदर हमारे जो ट्राई एंगल है वो कहते हैं जी XYZ नाम देना है, और जो एक्स है ना वो 90 डिग्री पर रखना है। तो ये वाला जो एक्स है इधर 90 डिग्री बना लिया, बाकी YZ जिधर मर्जी लिख लें। उसके बाद वो ये कह रहे हैं, उसके बाद, हाँ जी, ये दोनों आपको ना वो अलाउ करते हैं कि आप जिस तरह मर्जी इसका ना जवाब निकाल लें। बेशक आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, या आपकी मर्जी है साइन थीटा का फार्मूला लगा लें। तो दोनों तरीके ना ठीक हैं। अच्छा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसके अंदर XYZ हमने बना लिया। अब ये जो X है ये 90 डिग्री है, बाकी YZ किस जगह पर लिखा हुआ है, ये वाला लिखा है, ये चीज Y है, और ये क्या Z है, यानी कि हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है जी, 16 मीटर।
उसके बाद है एक्स जेड। एक्स जेड ये वाली साइड है, ये वाली साइड उन्होंने बताई हुई है, ये कितनी है जी, 8 मीटर के बराबर है। ये 16 मीटर और ये 8 मीटर, और ये हमारे पास एक एंगल है। बाकी हमारे पास ना, अब कौन कौन सी चीज हमने फाइंड करनी है, एक तो हमने ये वाली साइड मालूम करनी है, एक ये वाला एंगल मालूम करना, और एक ये वाला एंगल मालूम करना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना ये थीटा मालूम कर लेते हैं, यानी कि एंगल जो वाई है ना इसको मालूम करते हैं। तो अगर हम देखें ये दो चीजें किस में इस्तेमाल होती हैं, साइन थीटा में इस्तेमाल होती हैं, तो हम कहेंगे साइन थीटा ये किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 8 के बराबर है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, 16 के बराबर है। अच्छा, इसको अगर हम यूं सॉल्व करें तो इसका जवाब कितना आएगा, 1/2, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16। फिर ये थीटा इधर रहेगा, और ये साइन इधर आके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, वो हमें पता है जी, 30 डिग्री पर होती है। यहां से हमें ये पता चला कि थीटा का जवाब कितना आ गया, 30 डिग्री। तो थीटा किसके बराबर है, वो तो बराबर है एंगल वाई के बराबर है, तो एंगल वाई का जवाब कितना आ गया जी, 30 डिग्री आ गया। तो इस तरह ना ये हमने ये वाली साइड मालूम कर ली। अच्छा, उसके बाद हमें ये पता है कि एंगल वाई प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल जेड ये किसके बराबर है जी, 180 डिग्री के बराबर है। तो जो एंगल एक्स है ये 90 डिग्री है, एंगल वाई किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है, एंगल जेड हमने मालूम करना है। तो इसके ऊपर ये हमें सिंपल सा पता है, ये जी 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। जब 120 ने दूसरी साइड पर जाना है तो उधर जाके क्या हो जाएंगे, -120, तो 180 डिग्री -120 डिग्री। तो यहाँ से एंगल जेड किसके बराबर आ जाएगा जी, 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, तो ये एंगल जेड ये किसके बराबर आ गया जी, 60 डिग्री के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 30 डिग्री के बराबर है, और ये किसके बराबर है जी, 60 डिग्री के बराबर है। अच्छा, अब हम ना ये नीचे वाली साइड मालूम करते हैं। तो अगर यूं मैं ट्राई एंगल बनाऊं, तो ये वाली साइड 8 है, और ये एंगल कितना निकला था जी, ये तो एंगल निकला था 60 डिग्री। नीचे वाला एंगल मालूम कर लेते हैं, तो हम कहेंगे टेन 60 डिग्री, जो के बराबर है किस चीज के, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय नीचे वाली साइड, नीचे वाली साइड का नाम है वाई एक्स। तो इधर हम लिख लेते हैं वाई एक्स लिख लेते हैं। जो टेन 60 है ना ये बराबर होता है स्क्वायर रूट 3 के। तो ये आ गया जी 8 डिवाइडेड बाय वाई और एक्स। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई एक्स, ये बराबर आ गया 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। यानी कि ये इसका आंसर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। ये इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 8, 8 इंटू, अच्छा इसके ये देखते हैं जी कौन सी गलती हुई है, फिर इसको चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। तो इधर हमने कौन सी गलती की है, अच्छा जी यहाँ पर हमने लगाया जी फार्मूला, हाँ यहाँ पर ये गलती हुई है, ये जो एंगल हमने मालूम किया था ना एंगल वाई, ये कितना था, 60 डिग्री नहीं था, ये कितना था, 30 डिग्री था। तो इस जगह पर गलती हुई है, तो इस जगह पर हमने ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, 30 डिग्री। तो इधर फिर 60 की जगह हमने क्या लिखना है, 30 डिग्री। तो इधर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√3 के बराबर होता है। तो अब इसकी हमने ना क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये वाली चीज इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, वाई जेड, वाई एक्स इधर आ गया 8, और ये जो स्क्वायर रूट 3 है इसने इस साइड पर आ जाना। तो इस तरह ना वाई एक्स का जवाब आएगा। तो ये अगर आप इधर देखें, तो जो वाई एक्स है वो इसी के बराबर आ गया, 8 इंटू स्क्वायर रूट 3 मीटर के बराबर इसका आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फिफ्थ पार्ट है इसमें LMN लिखा हुआ है। जो LM है, LM ये वाली जगह हो गई, ये किसके बराबर है जी, 10 सेंटीमीटर के बराबर ये उन्होंने बताया हुआ है। तो ये साइड किसके बराबर है जी, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो फिर एम एन नीचे वाली साइड है, ये किसके बराबर है, 8 सेंटीमीटर के बराबर है। LN ये किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये यूं समझ लें, ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई। तो ये जो 90 के ऑपोजिट साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज है, और नीचे वाली साइड क्या है, बेस है। तो यहाँ से हमें वैसे ही पता है कि इस डायग्राम के मुताबिक ये जो एंगल एन है ना ये 90 डिग्री है।
तो बाकी हमने ना दो साइडें जो एंगल जो है ना वो मालूम करने, एक ये वाला एंगल मालूम करना और एक ये वाला एंगल मालूम करना। अच्छा, अब ये एंगल मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले ना ये वेरीफाई करना पड़ेगा क्या ये राइट एंगल है या नहीं। अगर तो ये राइट एंगल है तो फिर इसके ऊपर ना पैथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है। इफ द अबव ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल देन दे वेरीफाई द पैथागोरस थ्योरम। तो अगर ये राइट एंगल है तो ये पैथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करेगी। तो ये हमने ना हाइपोटेन्यूज की जगह 10 पुट कर दिया, बेस की जगह 8, परपेंडिकुलर की जगह 6 पुट कर दिया। तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को ऐड करेंगे 100 100। इसका मतलब ये क्या जी, राइट एंगल ट्राई एंगल है। तो अब हम ये कह सकते हैं जो एंगल एन है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। अच्छा, अब हम ना बाकी साइडें जो है ना वो मालूम करते हैं, यानी कि बाकी एंगल मालूम करते हैं। बाकी एंगल आसानी से निकल आएंगे। अब ये देखें, ये मैं कहता हूँ जी टैन, ये थीटा का हमें नहीं पता तो थीटा को थीटा ही लिखा रहने देते हैं। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 6 और बेस कितनी है 8। तो इसकी अगर हम कटिंग करें, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसी तरह ये अब जो थीटा ये बराबर आ जाएगा tan−3 डिवाइडेड बाय 4। ये कैलकुलेटर से सॉल्व होगा, इधर किया होगा। तो यहाँ से हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा, 36.87 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद हमने सिर्फ एक एंगल रह गया वो निकालना है, एंगल एम जमा एन जमा एंगल एल। तो तीनों एंगल्स को सम करें 180 के बराबर है। तो ये एम की वैल्यू ये एन की वैल्यू, इन दोनों को ऐड करें तो 126.87 डिग्री आएगा। फिर ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो फिर इसका ये एल का जो जवाब है ना वो आ जाएगा। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था इसने सॉल्व होना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक एक्स की वैल्यू है जो कि आर काज अल्फा साइन बीटा के बराबर है, वाई की वैल्यू जो कि बराबर है आर काज अल्फा साइन काज बीटा, और जो z है वो बराबर है जी आर साइन अल्फा के बराबर है। ये तीन वैल्यूज ना हमारे पास हैं। वो कहते हैं अगर इन तीनों का स्केयर लेकर इनको सम किया जाए तो वो किसके बराबर होगा। तो इनको ना सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने x की वैल्यू को लिखा, फिर उसकी स्केयरिंग की। तो ये हम ना इसकी स्केयरिंग करेंगे। तो ये जो स्केयर है ना ये r के ऊपर भी आएगा, काज अल्फा के ऊपर भी आएगा, साइन बीटा के ऊपर भी आएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। फिर इसी तरह ना y की हमने स्केयरिंग करनी है, दोनों साइडों पर ना स्केयर स्केयर लिख लिया ब्रैकेट लगा के। ये बन जाएगा वाई स्केयर, ये तीनों के ऊपर स्केयर आ जाएगा। तो ये इस तरह बनेगा आर स्केयर का स्केयर अल्फा का स्केयर बीटा। इसी तरह ना आपने जेड के साथ करना है। तो ये आर के ऊपर भी आएगा और साइन अल्फा के ऊपर भी आएगा। तो ये हमारे पास ना तीन इक्वेशंस बन जानी। अब हमने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करना है। तो अब इन तीनों इक्वेशंस को हम इधर ऐड कर लेते हैं। मसलन ये पहली इक्वेशन की है ये वैल्यू है, ये दूसरी इक्वेशन की वैल्यू है ये वाली, और ये वाली जो वैल्यू है ये तीसरी इक्वेशन की है। तो तीन इक्वेशंस को हमने ऐड कर लिया। अब इसमें से जो चीज़ कॉमन ली जा सकती है वो कॉमन ले लेते हैं। तो इधर अगर हम देखें जो जो कॉमन लिया जा सकता है उनको देखते हैं जी। तो ये जो चीज़ है ना आर स्केयर का स्केयर अल्फा, इसमें भी है और इसमें भी है आर स्केयर का स्केयर अल्फा, ये तो बाहर आ जाएगा। बाकी ये साइन बीटा इधर आ गया और इधर से क्या आ गया कास बीटा। और ये जो तीसरे नंबर वाली रकम है इसको हमने इसी तरह इधर लिख दिया। अब हमारे पास ये फार्मूला होता है कि साइन स्केयर और कास स्केयर ये किसके बराबर है 1 के। इधर बेशक एंगल बीटा लिखा हो लेकिन सेम होना चाहिए, बीटा बीटा अल्फा अल्फा थीटा थीटा, इस तरह कोई भी चीज हो सकती है। तो ये चीज किसके बराबर होती है जी 1 के बराबर होती है। जब 1 से मल्टीप्लाई होना तो ये आर स्केयर का स्केयर अल्फा आ जाएगा। अब दोबारा हम ना आर स्केयर कॉमन लेंगे। तो आर स्केयर जब कॉमन लेंगे ये वाली रकम इधर आ जाएगी और ये वाली रकम इस जगह पर आ जाएगी। तो ये दोबारा चीज किसके बराबर होगी जी, ये 1 के बराबर होगी। 1 ने जब आर स्केयर से मल्टीप्लाई होना तो इसका आंसर कितना आ जाना, आर स्केयर आ जाना। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर ये किसके बराबर आ गया जी, आर स्केयर के बराबर आ गया। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज थी इसने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपको इसकी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको कल स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब इसका टाइम ख़त्म होने वाला है। तो बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो आप ना पूछ सकते हैं।
ठीक है, बाकी ये आसान था काम आज वाला ना, कोई मुश्किल नहीं था।